गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया पर सुर्खियां अखबार के इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार। सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप। देखिए, इस खबर का और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि तमाम खास खबरों को बहुत सरल भाषा तक हम आप तक पहुंचा पाए और आप चाय की चुस्कियों का लुत्फ लेते हुए तमाम बड़ी खबरों को आप जान पाए बहुत सरल भाषा में। आपके साथ मैं दीपिका चली करेंगे खबरों की शुरुआत। अब तारीख नहीं, सुनवाई पूरी होने के 45 दिन में न्याय मिल पाएगा, ये मोदी ने कल बड़ी बात कही है। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तो तारीख पर तारीख का दौर अब खत्म हो गया। अब पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। देश में अंग्रेजी कानूनों से आज़ादी पारी गई है, नए युग की शुरुआत हो चुकी है। बात पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में आयोजित समारोह में कही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आईसीपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईई को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने कहा कि यह कानून न्याय प्रणाली को और तेज और प्रभावी बनाएंगे और साथ ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने इस कदम को भारत के न्यायिक इतिहास के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी करार दिया है। बिल्कुल देखिए, और दैनिक जागरण सहित तमाम ऐसे अखबार हैं जिन्होंने इस खबर को तरजीह दी है। फिलहाल मैं आपको दैनिक भास्कर अखबार दिखा रही हूं और पूरी डिटेल आपको देते हैं। कानून व्यवस्था को एकाएक बदलने के बाद आखिर बड़े बदलाव क्या है, चले डिटेल में आपको बताते हैं। पुराने कानून भारतीयों को दंड देने और गुलाम बनाने के लिए थे, नए वाले लोकतंत्र के अनुरूप है। आपको मालूम होगा, हाल ही में 3 दिवसीय एक बैठक हुई थी जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर और किस तरह से आपराधिक मामलों को कम किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस 3 दिवसीय बैठक में शामिल भी हुए थे। देखिए, आपको बताते चले कि 1860 में अंग्रेजों ने लागू की थी भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, और तीनों कानून में बड़ा बदलाव किया गया है। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 1998 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये 3 बड़े कानून जिसमें बड़े बदलाव किए गए हैं और इन्हें लागू किया गया है। अब अगर कोई भी आपराधिक मामला है तो वो इन 3 कानूनों के तहत, इनके अंतर्गत, इनके अंडर ही कवर किए जाएंगे और कार्रवाई आगे की जाएगी। देखिए, साफ तौर पर चंडीगढ़ देश का पहला शहर बन गया जहां तीनों नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में इस उपलक्ष्य में रखे गए कार्यक्रम में ये घोषणा की है। दीपिका, देखिए, जाहिर सी बात है, पीएम मोदी ने 3 आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को और राष्ट्र को समर्पित किया। और देखिए, चंडीगढ़ की इस बाबत बहुत तारीफ भी की है। कहा कि संविधानों के आदर्शों को साकार करने में आपने अहम भूमिका निभाई है। इस बीच देखिए, पुरानी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका जिक्र किया, उसका हवाला दिया। ज़रा समझिए और भी डिटेल में, जिसमें प्रक्रिया ही बन गई थी सज़ा। आपको बता दें किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी प्रणाली में ही प्रक्रिया ही सज़ा बन गई थी। तो आप समझिए, वो प्रक्रिया इतनी कह सकते हैं कि कठिन थी कि ऐसा लग रहा था कि जब तक केस चल रहा है ना, तब तक दिक्कतें और ज़्यादा पैदा हो रही हैं। तो फिलहाल आईपीसी में कानून का डर अपराधों से ज़्यादा निर्दोषों को रहता था। ये भी कहा कि अब डिजिटल साक्ष्य प्रौद्योगिकी से हमें आतंक के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। ज़्यादातर विदेशी निवेशक भारत में इसलिए निवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि कोई मुकदमा हुआ तो उसमें वर्षों निकल जाते थे। यानी कि जो जुडिशरी थी उसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। हमें पहले के जो कानून तरीके से, यानी कि जिसमें सज़ा यदि हो गई या फिर केस यदि हो गया तो आप उस केस में उलझकर रह जाते थे, जो कि सालों साल वो केस चलता था। यहाँ पर 3 जो नए कानून लाए गए हैं, उन 3 नए कानूनों के जरिए जो जुडिशरी है उसमें एक नया अंदाज होगा, लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सकेगा, इस बात को सुनिश्चित किया। ये भी कहा अब देश में अर्थव्यवस्था इससे और मजबूत होगी, क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में और भी ज़्यादा भरोसा दिलाएंगे। तय समय में उनको न्याय मिल जाएगा। यानी कि वो दौर गुजर गया जिसमें तारीख पे तारीख का जो दौर था
वो अब जा चुका है। इसके अलावा एक बड़ी बात और भी कही है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली सबसे आधुनिक होगी। ये अमित शाह, देखिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अमित शाह ने तमाम बड़ी बातें कही। शाह ने इस मौके पर कहा कि नए कानूनों में सजा नहीं, न्याय का प्रावधान है। किसी भी एफआईआर के दर्ज होने के 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। सालों साल मुकदमा काबिज नहीं रहेगा। तारीख पर तारीख से मुक्ति मिलेगी। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी। इस बात की श्योरिटी हम करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए आज तय हो जाएगा महाराष्ट्र का सीएम। आज ये तय होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 10 दिन बाद आज नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। एनसीपी नेता अजीत पवार और कार्यकारी सीएम एकनाथ शिंदे बीजेपी के सीएम पर सहमति दे चुके हैं, लेकिन फाइनल मुहर दोपहर को होने वाली महायुति की बैठक में लगेगी और इसके बाद दोपहर 3 बजे महायुति का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। बता दें कि सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। देखिए अब आप बता दें आपको कि ये समझ से परे हो रहा है कि आखिरकार पहले तो सीएम कौन होगा, क्योंकि साफ तौर पर शिंदे तो ये कह रहे हैं कि हमें मंजूर है कि बीजेपी का ही सीएम चुन लिया जाए, लेकिन बीजेपी में भी अभी देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। लेकिन क्या इस बात की श्योरिटी है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उस पर मुहर लगेगी, क्योंकि तमाम विधायक क्या फैसला लेते हैं ये होगा कि इस पर जो चेहरा होगा वो किसका होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में सरकार बनने के लिए घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदल रहा है। एनबीटी ने कुछ इस तरीके से खबर को जगह दी, छापा है। तैयारियां जो है शपथ ग्रहण की वो जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच आपको बता दें विधायक दल का नेता चुनने के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मुंबई पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मुंबई पहुंचेंगी। 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। नेता चुने जाने के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि सीएम बीजेपी का ही होगा। रेस पे फडणवीस सबसे आगे हैं। मंगलवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो गई थी, इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हेल्थ की जांच की गई है, बाद में छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि मंत्री पदों से बंटवारे को लेकर शिंदे नाराज हैं। तो देखिए हमने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री का फेस जो है वो तो चुनौती है ही, लेकिन इसके अलावा किसको कौन सा विभाग मिलेगा, किसके पास कौन से मलाईदार और बड़े विभाग जाएंगे, इसको लेकर भी पेच फंस सकता है। जैसे कि गृह मंत्रालय जो है वो गृह मंत्रालय को लेकर शिंदे ने कहा गृह मंत्रालय हमारे पास होना चाहिए। अब बीजेपी के तमाम जो बड़े विभाग हैं वो हम अपने पास रखेंगे। बिल्कुल, देखिए और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब सेकंड पोजीशन पर यानी कि नंबर 2 के नेता बनने के लिए तैयार है, क्योंकि खुद एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। और अब गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंस सकता है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ज्यादा सीट उनके पास है तो बड़े विभाग जो है मंत्रालय जो है वो उनके पास रहे, लेकिन ये पॉसिबल क्या हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कई दिनों में हुई कई चक्रों की बातचीत के बाद महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे नई महायुति सरकार में नंबर 2 की भूमिका स्वीकार करने को राजी हो गए हैं, जबकि महायुति की शानदार जीत के सूत्रधार बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को नया मुख्यमंत्री माना जा रहा है। लेकिन माने जाने के बीच मोहर क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस पर लगेगी या फिर ये बीजेपी का एक एजेंडा है कि चेहरा चमकाओ किसी का और बाद में अचानक से जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में साथ ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद झटका दिया था, वैसा ही कुछ नजारा यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए हम खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटा है और देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अब समय पे संसद चल गई है। बिल्कुल, देखिए और शीत सत्र के छठे दिन संसद में कामकाज की शुरुआत हुई है। चीन से संबंधों पर विदेश मंत्री ने संसद को बताया सैन्य वापसी बेहतर संकेत। एलएसी पर शांत रिश्तों को मजबूत करने की कवायद भी बताया गया। देखिए 2 खबरें हैं, एक तो रिश्ते बेहतर हो गए ये भी बताई गई है, दूसरी खबर ये भी है कि आखिर संसद किस तरीके से अब चली है, ये अच्छी बात हुई है। तो फिलहाल जयशंकर ने तमाम बड़ी बातें कही। जयशंकर का क्या कहना है जरा आपको बता दें। भारत और पड़ोसी देश के रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है
कहा है कि हम लगातार ऐसे हालातों का सामना करते रहे हैं जिसमें न केवल 45 वर्षों में पहली बार मौतें हुई, बल्कि हमें LAC के करीब भारत की मात्रा में हथियारों की तैनाती भी करनी पड़ी है। तो फिलहाल आपको बता दें, हमारे लिए देश की सुरक्षा सबसे पहले है। तो फिलहाल देखिए तमाम बड़ी बातें विदेश मंत्री ने अपने बयान में गलवान घाटी का जिक्र किया, जो कि 2020 में घटना के लिए चीन को जिम्मेदार करार दिया गया था। इसके बाद कहा कि चीन के आक्रामक रवैये की वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द भंग हो गया है। इसके चलते हम तब से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे। उनका कहना था कि भारत के लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे पहले। और देखिए किसी भी देश के लिए उसकी सीमा की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, जरूरी भी है। बयान पर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। देखिए जयशंकर ने जैसे ही ये बात कही थी, वैसे ही सदन में हंगामा बरपना शुरू हो गया। जयशंकर के बयान खत्म होते ही विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर उनसे सफाई मांगते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आसन से विदेश मंत्री से सवाल पूछने की इजाजत मांगी, लेकिन स्पीकर ने तब इनकार कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सदन में आप मंत्री के बयान पर पूरक सवाल नहीं पूछ सकते हैं। फिलहाल देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर भारत चीन सीमा पर दोनों ही तरफ से बातचीत की कोशिश के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि LAC पर हालात अब सामान्य है। यानी कि हालात सामान्य, तो जाहिर सी बात है कि रिश्ते, जो जमी हुई बर्फ है चीन और भारत के रिश्तों पर, वो पिघल सकती है। क्योंकि जो इनिशिएटिव हमने लिया, जो चीन ने इनिशिएटिव लिया, वो कई मायनों में बेहतर है। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं इस पर सपा के सांसद और नेता अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सदन में विपक्ष को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, और विपक्ष को घेरने के लिए चाहे वो LAC का मुद्दा हो या फिर संभल का मुद्दा ही क्यों ना हो, हर मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, जवाब मांगा, जमकर हंगामा हुआ। उम्मीद की गई कि छठे दिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर सदन से सामने नहीं आई। सपा सांसद ने कहा जगह जगह खुदाई की मांग उठने से देश के भाईचारे के लिए खतरा पैदा हो रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अखिलेश ने कहा कि यूपी में पहले उपचुनाव की तारीख बदली गई और सर्वे के आदेश पर उन्होंने इस दौरान सवाल उठाए थे। साथ ही कहा कि जिस तरह से स्थिति हो गई है आज बीजेपी के राज में, तो कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाकई में देखिए आपको बता दें कि आखिरकार सदन चला, ये बड़ी बात है, और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि सदन का सुचारू चलना सबसे पहले। क्योंकि जनता की जो गाढ़ी कमाई होती है वो एक सत्र में जाती है और एक दिन में जाती है। इसे बहुत जल्दी संसदों को, कह सकते हैं तमाम जो सांसद हैं, उनको समझना चाहिए। और इसी को लेकर लगातार यही बात कही जा रही थी कि किस तरीके से अडानी का मामला हो, उसको लेकर TMC और SP ने लगातार प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन आगे बढ़ा, हालांकि इससे समाजवादी पार्टी और TMC ने किनारा कर लिया था। उसके बाद जब प्रश्नकाल आया, तब यहाँ पर वापस से अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे को लेकर तमाम बड़ी बातें कही थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पूजा। बिल्कुल देखिए, और खबरों में आगे बढ़ते हुए अडानी मामले का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अभी अडानी शब्द काफी ज्यादा सुनाई दे रहा है। अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने आवाज बुलंद की है और इसका विरोध किया गया है। आपको बताते चले कि सदन में ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है, यानी सरकार जो है, वो अडानियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। और देखिए यही बड़ी बात है। हालांकि आपको ये भी बता दें, क्योंकि परसों इस बात को लेकर ओम बिरला ने किस तरीके तमाम जो सांसद हैं उनके साथ मीटिंग की थी, कहा था कि हो हल्ले का वक्त खत्म हो चुका, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श किया जाना चाहिए। और अब देखिए इसी बात को लेकर आगे कहा गया कि देखिए अब जो संसद की कार्यवाही है वो सुचारू तरीके से चल पाए, इसलिए साफ तौर पर आपको बता दें कि अब अडानी के मामले को लेकर विपक्ष ने संसद परिसर में घेराव किया। हालांकि TMC और समाजवादी पार्टी ने इससे किनारा जरूर किया, लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए, हम वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं अमर उजाला ने, और नवभारत टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। बिल्कुल देखिए, आखिर चली संसद, संभल पर उठे सवाल और अडानी मुद्दा भी जमकर उठाया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में अभी तक हंगामे के बाद मंगलवार को पहली बार काम हुआ, और जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव ने संभल घटना को सोची समझी
साजिश करार दिया। और इतना ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निलंबित किया जाए, उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे का जिक्र करते हुए इस तरह की घटनाओं के लिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में बीजेपी और उसके सहयोगी समर्थक और शुभचिंतक बार बार खुदाई की बात करते हैं। इससे देश का सौहार्द, भाईचारा और साथ ही गंगा जमुनी तहजीब जो है वो खो गई है। और इस बीच अदानी मामले को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। तो कहीं ना कहीं अदानी का मुद्दा भी काफी गूंजता सुनाई दिया और जमकर विरोध किया गया। कहा यह जा रहा है कि अदानियों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी काम करती है और इसका सीधा प्रभाव जो है वो आम जनता पर, लोगों पर पड़ता नजर आता है। देखिए, बहुत बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि अडानी के मामले को लेकर इस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए थे कि साफ तौर पे कहा जा रहा था कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई चर्चा हो ही नहीं पा रही है। हालांकि आपको बता दें कि राज्यसभा में गूंजा ये मामला और इसको लेकर अब देखना ये होगा कि आज सदन की कार्यवाही किस तरीके से सुचारू तरीके से चल पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते खबरों की ओर। बड़ी खबर यह है कि प्रेरणा स्थल से हटाए गए किसान और 100 किसान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि पुलिस किसानों को लेकर गई लुक्सर जेल, आज महापंचायत होगी। तो दैनिक जागरण और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। देखिए, आपको बता दें प्रेरणा स्थल से लगभग किसान हटाए हैं। इसमें गिरफ्तारी का जिक्र किया जाए तो 100 किसान इस बीच गिरफ्तार किए गए। चलिए और भी डिटेल आपको बता दें, चूंकि कल का दिन देखिए किस तरीके से किसान लगातार बॉर्डर्स पे इकट्ठे हुए थे। पुलिस किसानों को लेकर गुलसर जेल गई है। आज महापंचायत का किसानों ने ऐलान किया। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें सुखवीर खलीफा सहित 600 किसानों की गिरफ्तारी का किसानों ने दावा किया है और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। दलित प्रेरणा स्थल के आसपास एक्सप्रेसवे आधे घंटे तक जाम रहा। शहर में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बना रखने के लिए 100 प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बीच घटना स्थल से 61 महिलाओं को लाया गया था, जिन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया। तो देखिए, हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू करे जाने सहित अन्य मांगों को लेकर दलित प्रेरणा स्थल पर किसान लगातार धरना दे रहे थे। किसानों को पुलिस ने बलपूर्वक वहां पर बिठाया और आपको बता दें कि बस में बैठाया और लुक्सर जेल वहां से पहुंचा दिया। पुलिस कार्रवाई का विरोध कर भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना और 100 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया गया। किसान संगठनों ने 600 से अधिक गिरफ्तारी का दावा किया है। अब देखिए, आपको बता दें कि लगातार किसान जो अब महापंचायत पर अड़ गए हैं कि आज महापंचायत की जाएगी। उधर किसानों ने बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर महापंचायत करने का ऐलान किया है, यानी कि आज 0 पॉइंट पर महापंचायत होने की बात कही गई। अब सवाल ये उठता है, देखिए ये जो प्रदर्शन है पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी प्राधिकरण से, यमुना विकास प्राधिकरण से, नोएडा विकास प्राधिकरण से बात नहीं बन पाई थी। अब प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि गिरफ्तारी के बाद, इस महापंचायत के बाद किसानों का रुख क्या होता है। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं किसानों को जिस तरह से परेशानी हो रही है, एमएसपी पर गारंटी कानून तो एक मांग है ही, लेकिन अभी फिलहाल जो विरोध किया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें मुख्य मांग ये है कि सरकार ने किसानों की जो जमीन ली है, उस जमीन पर जो मुआवजा मिलना चाहिए था या जो मुआवजा मिला है वो उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला है, यानी मुआवजे के पैसे पूरे नहीं दिए गए हैं। अब तक किसानों को पैसे नहीं मिल पाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कानून में बदलाव किया गया है उसके तहत अब उन्हें जो मुआवजे की राशि है वो 4 गुना मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये विरोध, ये प्रदर्शन ठीक आगे भी जारी रहेगा। आज महापंचायत का ऐलान किया गया है। आज भी लोगों को समस्या झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि किसानों के प्रदर्शन के कारण इसका सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ता है और प्रभाव पड़ने के कारण लोगों को तमाम समस्याएं होती हैं। लेकिन ऐसे में किसानों की बातों को क्या सरकार मानेगी,
ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर कृषि मंत्रालय जो संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान, उन्हें भी जमकर फटकार लगाई गई है, उनसे सवाल पूछे गए हैं। खबरों में हम बढ़ जाते हैं आगे और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देखिए, उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से पूछा, हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या किसानों से बात नहीं कर पा रहे हैं आप? ये साफ तौर पे पूछा गया और ये पूछना भी बहुत लाजमी है। किसानों से अगर कोई वादा आप करते हैं तो कौन निभाएगा उसे? उस वादे के लिए भी आप तैयार रहिए। किसानों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई सवाल किए। उन्होंने कहा, कृषि मंत्री से सवाल पूछा, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनसे सवाल पूछा है कि आखिरकार किसानों से जो लिखित वादे किए गए थे उन्हें अब तक क्यों नहीं निभाया गया। उपराष्ट्रपति का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कृषि मंत्री से कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी, एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया मुझे करके ये बताएं, क्या किसान से वादा किया गया था? क्या किसी वादे को निभाया क्यों नहीं गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो पा रही। हम किसान को पुरस्कृत करने के बजाय उनका सही हक भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर ये बात कही और सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया कि देखिए आखिरकार समस्या कहाँ है, और समस्या है तो समाधान क्यों नहीं है। बिल्कुल, देखिए, किसानों से वादा किया तो निभाया क्यों नहीं गया? जगदीप धनखड़ ने ये सवाल पूछा है और देखिए इस पर ज्यादा डिटेल क्या है वो हम आपको देते हैं। सवाल किया गया है, किसानों से वार्ता क्यों नहीं सरकार कर रही है। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार से चुभता सवाल पूछा कि आखिर किसानों से वार्ता क्यों नहीं की जा रही है। मुंबई में उपराष्ट्रपति ने मंच पर साथ मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा, देश के संविधान के तहत दूसरे सबसे बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति के रूप में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया मुझे बताएं, क्या किसानों से कोई वादा किया गया था? क्या पिछले कृषि मंत्रियों ने कोई लिखित वादा किया था, और किया था तो उसका क्या हुआ? वादा निभाया क्यों नहीं गया? वादा पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बीते साल भी किसान आंदोलन हो रहा था और इस साल भी हो रहा है। समय जा रहा है पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कपास संस्थान के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि मंत्री जी, हर पल आपके लिए अहम है। मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी चिंता ये है कि अब तक पहल क्यों नहीं हो पाई। आप कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। मुझे सरदार पटेल की याद आती है, उनका देश को एकजुट करने का जो उत्तरदायित्व था उन्होंने बखूबी निभाया था। और इतना ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे सीधे सवाल पूछे कि अगर पिछले सरकार में किसानों को क्या वादा किया गया था, और अगर वादा किया गया था तो क्या आपको मालूम है कि वो क्या वादे थे, और अगर ये भी मालूम है कि वो वादे क्या थे तो अब तक वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? आखिर क्यों पिछले साल के भांति भी इस साल किसान सड़कों पर आने को मजबूर हैं? चलिए, बहुत दुखद भी है ये पूजा, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता जब सड़कों पर आते हैं तो समझिए कि आप समझिए कि कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। अन्नदाता यदि आप सड़कों पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने आप ही अनायास ही सवाल जो होते हैं वो सत्ता पक्ष पे खड़े हो जाते हैं। चलिए पूजा, बिल्कुल, संभल हिंसा में इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तानी कारतूस, और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, पाकिस्तानी कारतूस का इस्तेमाल किया गया, इस बात का खुलासा हो गया। उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस मामले की जांच में फॉरेंसिक और LIU की टीमों को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 2 कारतूस बरामद हुए हैं और इसमें एक मिसफायर है और एक खोखा बरामद हुआ है। देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले ही पेज पे छापा है, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बल कह रहा था, प्रशासन कह रहा था कि ये सोची समझी साजिश है, एक सोची समझी साजिश के तहत ही इसे अंजाम दिया गया, तो संभल हिंसा के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन भी फिलहाल सामने आ रहा है। 24 नवंबर को फायरिंग में पाकिस्तानी कारतूस का इस्तेमाल किया गया था। फॉरेंसिक टीम के साथ मंगलवार को जांच करी पुलिस को घटनास्थल से 6
कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं। क्योंकि जब साजिश की बात कही गई थी तब सभी ने ये पूछा था कि आप साजिश का जिक्र करें तो जरा ये बताइए कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, वो कौन है। और आप यदि साजिश की बात बार बार कह रहे हैं तो साजिश आखिरकार कौन कौन रहा है। तो फिलहाल जो फॉरेंसिक टीम ने जांच की है उसमें जो खोखे बरामद हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कारतूस थे ये। इसके अलावा आपको बता दें, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ है उन पर, और ये 9 mm का है। दूसरा .32 बोर के कारतूस पर मेड इन USA लिखा होने से उसे अमेरिका का माना जा रहा है। मिस फायर चलाने के बाद भी फायर न होना और FN स्टार लिखे 3 कारतूस फॉरेंसिक जांच टीम इस वक्त अभी पड़ताल कर रही है। आपको बता दें इसके अलावा 3 और कारतूस मिले जो कि 12 और .32 बोर के हैं। देसी भी है इसमें। पुलिस और विदेशी फंडिंग के एंगल से भी इस पूरे मामले को छान रही है, जांच रही है। हिंसा के पीछे पहले से सुनियोजित साजिश प्रतीत हो रही थी, जो कि कई मर्तबा DM भी कह चुके थे, प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी कह चुका था। अब विदेश हाथी यानी कि विदेशी हाथ होने की आशंका से खुफिया तंत्र और अलर्ट जोन पर आ गया है और अलर्ट मोड पे आ गया है। केंद्रीय एजेंसियों भी जांच में जुट चुकी हैं। और देखिए अब ये कहा जा रहा है कि आसपास की जो मस्जिदें हैं, इसके आसपास जो है वो तमाम मस्जिद हैं, जो आसपास झाड़ियां हैं, उनकी भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है कि अब क्या विदेशी एंगल जो है वो तो सामने आ ही गया है, अब और कितना डीप है ये पूरा मामला, ये देखने की बात है। बिल्कुल, चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। ASI को पत्र लिख जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ASI को पत्र लिखा है। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। तो फिलहाल देखिए बड़ी खबर भी है, बड़ी जानकारी है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ASI के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखकर दिल्ली को ऐतिहासिक जामा मस्जिद सर्वे कराने की मांग की। उनका दावा है कि जामा मस्जिद के निर्माण में मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। विष्णु गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुगल बादशाह औरंगजेब और जोधपुर उदयपुर के कई मंदिरों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने दावा किया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों के अवशेष मौजूद हैं। इस संबंध में उन्होंने मसीर-ए-आलमगीरी नाम की किताब का हवाला दिया। इसमें लिखा है कि मंदिरों को तोड़ने के बाद मूर्तियों के अवशेष बैलगाड़ियों के जरिए दिल्ली भेजे गए थे। बिल्कुल देखिए, और ASI को पत्र लिख जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग विष्णु गुप्ता ने की है। खबर क्या है, डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, जिन्होंने ASI को पत्र लिखा है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पत्र में जिक्र किया है कि अब मस्जिद की जांच कराई जाए। मथुरा, काशी के साथ ही संभल और अजमेर दरगाह होते हुए मस्जिदों के सर्वेक्षण की आंच अब पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद तक पहुंच चुकी है। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर अजमेर के सिविल न्यायालय में याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अब जामा मस्जिद में राजस्थान के सैकड़ों मंदिरों के अवशेष होने का दावा करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस संबंध में ASI के महानिदेशक को लिखे पत्र में दावा किया कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर तोड़कर उनके अवशेष का दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के निर्माण में इस्तेमाल कराया था। एक बड़ा आरोप ये लगाया गया। वो अवशेष अब भी मस्जिद में मौजूद हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि इसका प्रमाण औरंगजेब नामा में औरंगजेब पर सकी मुस्तक खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीर-ए-आलमगीरी में मेंशन की गई है। और उन्होंने साफ कहा है कि भाई दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो भी हिंदुओं का मंदिर कभी हुआ करता था और इसका सर्वे कराया जाए, इस पर जांच बैठाई जाए और ये पता किया जाए कि यहाँ पर मंदिर था या नहीं। अगर मंदिर है तो जांच के बाद यहाँ मंदिर फिर से बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में, जहां पूर्व CM केजरीवाल ने महिला विंग की पदाधिकारियों और वॉलंटियर्स के साथ संवाद किया। कहा मुफ्त की रेवड़ी को घर घर तक पहुंचाए वॉलंटियर्स। देखिए अब आपको बता दें किस तरीके से साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल खुले तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ हम मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, हाँ हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, इसको जो करना है
वो कर सकता है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ आम आदमी पार्टी रणनीति को धार देने में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वॉलंटियर्स की भूमिका को बखूबी समझते हैं, इसलिए सभी विंग के हर वॉलंटियर्स से खुद संपर्क साध रहे हैं। वॉलंटियर्स को दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए महिला विंग की वॉलंटियर्स से संपर्क साधा। उन्होंने महिला वॉलंटियर्स को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव में आपकी हार से मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा पर ब्रेक लग जाएगा। महिला वॉलंटियर्स ने कहा कि मुफ्त की योजनाओं को घर घर पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, साफ तौर पर ये मामला इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अब नए साल के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव है और रेवड़ियों का जब जिक्र आता है तो आप और हम बखूबी समझते हैं कि रेवड़ी यानी कि तमाम जो योजनाएं हैं उनको मुफ्त में, जो तमाम सुविधाएं हैं उनको मुफ्त में देने की बात हमेशा आम आदमी पार्टी कर रही है और विपक्ष जो है इसी को लेकर कटघरे में हमेशा से रेवड़ी नाम का जिक्र करता है। और यही एक बड़ी बात है कि जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा इसको एक कैंपेन के रूप में इस्तेमाल किया और कैंपेन के रूप में इस्तेमाल करते हुए कहा कि हाँ भाई, हम रेवड़ी चलाते हैं, हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अब यहाँ पर महिला पदाधिकारियों को तैयार कर लिया, वॉलंटियर्स को तैनात कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप घर घर जाइए, हमारी योजनाओं के बारे में आप बताइए और यदि आप इसे रेवड़ी मानते हैं तो रेवड़ी ही सही, हम इसे रेवड़ी का ही हवाला देते हैं, लेकिन हमारा मकसद यही है कि आम जनता तक हम तमाम योजनाओं को पहुंचाएं, उसका लाभ जनता ले पाए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। गैंगस्टर लॉरेंस के नाम पर सांसद पप्पू यादव को धमकाने वाला उनका ही समर्थक निकला है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है चूंकि किस तरीके से पप्पू यादव को लगातार निशाने पर बनाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दिए गए बयान के बाद पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिल रही तरह तरह की धमकियों का असली राज अब सामने आ गया है। इस धमकी प्रकरण में गिरफ्तार एक आरोपी ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। देखिए, हालांकि इस खबर को तमाम अखबारों ने अलग अलग तरीके से जगह दी है और देखिए यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर में बड़े अंदाज में इस खबर को छापा गया है और देखिए पप्पू यादव ने किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर सवाल खड़े किए थे। तभी से ही कहा गया था कि ये अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं और पप्पू यादव पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो लगातार धमकी दे रहा है उनको मारने के लिए। देखिए, अब इस खबर को जरा तफसील से समझिए। क्योंकि पप्पू यादव के साथियों ने Z+ सुरक्षा के लिए धमकी की साजिश रची। धमकी में लॉरेंस का कोई हाथ नहीं है। अब देखिए, मामला और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस खबर में आपको और दिलचस्पी कैसे आएगी, क्योंकि बिहार की बड़ी खबर है। जो पप्पू यादव कह रहे थे कि देखिए, मुझे बार बार धमकी दी रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो मुझे मार देगा। इस बीच अभी हाल ही में आपको एक हफ्ते के भीतर उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त ने विदेश से एक बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाई है मेरे लिए, जिसमें मुझे कोई हानि नहीं होगी। बहरहाल डिटेल आपको बता देते हैं कि आखिरकार है क्या। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी बिश्नोई गैंग ने नहीं बल्कि सांसद के सहयोगियों ने पुराने कार्यकर्ता रामबाबू यादव से दिलवाई थी। अब आप समझिए क्यों, क्योंकि उनको Z+ सुरक्षा चाहिए थी। समझिए, मकसद था सांसद को Z+ सुरक्षा यानी कि Z+ सुरक्षा दिलवाना। इसके लिए यादव को भोजपुर में जन अधिकार पार्टी के नेता बनवाने के लिए 2 लाख का लालच दिया गया। तो राजनेता क्या क्या नहीं करते और क्या क्या नहीं कर सकते, ये सब समझ में आ रहा होगा आपको भी। 2000 रुपए एडवांस भी दिए गए थे। राम बाबू को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। SP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 30 नवंबर की रात राम बाबू ने वीडियो के जरिए पप्पू यादव को 5 से 6 दिन में हत्या करवाने की धमकी दी थी। इस खुलासे पर सांसद यादव ने X पर CM नीतीश कुमार को टैग कर लिखा कि आपकी पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। वह वही व्यवहार करिए जो 1992 में कांग्रेस विधायक हेमंत शाही को गोली लगने के तत्कालीन सरकार ने किया था। तो घायल होने की नौटंकी का आरोप लगाया गया था, बाद में शाह की मौत हो गई थी। तो देखिए, अब ये पूरा घटनाक्रम कुछ ये तैयार हो रहा है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में 7 लोगों की हत्या का आरोपी आतंकी ढेर हो गया है और नव भारत के साथ ही अमर उजाला ने इस खबर को
जगह दी है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए इस पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में दाची गांव जंगल में ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने इलाके में घेराबंदी की, तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों ने खुद को गिरा देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग करी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। फिलहाल अभी दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। इसके पहले कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, वशिष्ठ खुफिया एजेंसी इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त दलों ने दाचीगाम जंगल में ऊपरी इलाकों में CASO घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन लगातार जारी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त घाटी में स्थितियों को काबू करने के लिए लगातार हमारे जवान तत्पर हैं और इसी को लेकर आपस में मुठभेड़ भी हो रही है। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि तमाम NIA ने भी छापामार कार्रवाई की थी और ऐसे लोगों को धर दबोचा था जो कि सीधे सीधे उनकी हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे आतंकवादियों की। तो फिलहाल आपको बता दें तो यही एक बड़ी वजह भी, बड़ी बात भी है कि इस तरीके से अब साफ तौर पर आतंकियों से सीधे सीधे हमारे जवान लोहा ले रहे हैं। तो देखिए, ये खबर है 7 लोगों की हत्या में शामिल लश्कर आतंकी मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। क्या है डिटेल वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, गगनगरी हमले में डॉक्टर और 6 मजदूरों की जान गई थी। आपको याद होगा किस तरह से आतंकियों ने एकाएक मेस में घुसकर लगातार फायरिंग की थी और फायरिंग के दौरान 7 लोगों की जान चली गई थी। श्रीनगर से सटे हारवन में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के A कैटेगरी के आतंकी जुनैद अहमद भट्ट को मार गिराया है। वो बीते 20 अक्टूबर को गांदरबल के गगनगरी हमले में शामिल था, जिसमें स्थानीय डॉक्टर और 6 गैर स्थानीय मजदूरों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के कोइमू निवासी भट्ट जुलाई 2023 से सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक सोमवार देर रात हारवन के दाचीगाम वन क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया था और इस मामले में एक आतंकी की ढेर होने की सूचना सामने आई है। चले खबरों में बढ़ जाएंगे आगे और हम लोग करेंगे अगली खबर का। दीपिका, देखिए, दिसंबर में धूप छुड़ा रही पसीने। देखिए, पूजा हम कल ही जिक्र कर रहे थे कि दिसंबर आ गया है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से ठंड आनी चाहिए वो ठंड नहीं आ रही। तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस है। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। और देखिए, नवंबर के बाद दिसंबर भी इस बार सामान्य से अधिक गर्म रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अब तक आए सभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी कमजोर रहे हैं। उनका असर उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों में नहीं पड़ा। इधर सोमवार की तेज चमकदार धूप ने लोगों के पसीने तक छुड़ा दिए। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दिसंबर के तीसरे दिन भी दोपहर के वक्त धूप की तेजी ने लोगों के पसीने निकाल दिए हैं। धूप इतनी तेज थी कि लोग खुद को असहज महसूस कर रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रहा। यह भी एक सामान्य से 1 डिग्री अधिक ही है। बाद लोधी रोड में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो जहां 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस हुआ। पीतमपुरा में भी आपको बता दें सामान्य से ज्यादा ही जो सेल्सियस तापमान रहा वो ज्यादा ही रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ये काफी चौंकाने वाली बात है कि नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक कि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही ठंड का सीजन शुरू हो जाता है। हर जगह आपको चारों ओर कोहरा नजर आता है, धुंध नजर आती है, आपको ठंड लगती है, आप सर्दी के कपड़े बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल 2024 में दिसंबर का महीना आ चुका है, लेकिन अब भी लोगों को सर्दी का एहसास नहीं है। दिन ढलते ही बेशक हवाओं की वजह से आपको थोड़ा बहुत ठंड का एहसास जरूर होता होगा, लेकिन अगर सुबह की हम बात कर ले तो सुबह सूरज की धूप भाई लोगों के पसीने छुड़ा रही है। बिल्कुल, और देखिए, अब यही बात है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, तो उसमें कोई अधिशोक्ति नहीं, चूंकि असर तो साफ तौर पर इसी का ही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में
बड़ी बैठक हुई है। अधिकारियों के बीच तालमेल के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ है। सीमा से दूर रहेंगे भारी वाहन। एनसीआर के शहरों में भी दिल्ली पुलिस ने पिकेट लगाया है। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली पुलिस अब एनसीआर के शहरों में भी अपनी पिकेट लगाएगी। दिल्ली यातायात पुलिस के साथ यहां पर संबंधित जिले का सुरक्षा दस्ता भी तैनात रहेगा। इसका मकसद आवाजाही सीमित करके दिल्ली में वाहनों के पॉल्यूशन को सीमित करना है। पिकेट से ट्रक समेत दूसरे वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से बहुत पहले ही वापस लौटना है। इससे सीमा पर जाम नहीं लगेगा। वहीं पॉल्यूशन को भी कम किया जा सकेगा। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत पूरे शहर में इसकी शुरुआत भी हो गई है और सभी शहरों में आपसी तालमेल बिछाने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। तो देखिए सीमा से दूर रहेंगे भारी वाहन। एनसीआर के शहरों में भी दिल्ली पुलिस ने पिकेट लगाया। देखिए मकसद वही है, ग्रैब के दौरान वाहनों पर पाबंदियों को किस तरीके से इसे लागू किया जा सके जिससे कि जो प्रदूषण का लेवल है वो कम से कम रहे और एक्यूआई कंट्रोल में रहे, लेकिन ऐसा होता कम ही नजर आता है। फिलहाल अब हम बात करते हैं पूजा फेंगल तूफान का, जिसका असर तमिलनाडु में है। बिल्कुल, देखिए फेंगल तूफान ने तबाही मचा दिया है। पीएम ने सीएम को दिया मदद का आश्वासन और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा एमके स्टालिन से फोन पर बात की और इस दौरान पीएम ने तमिलनाडु से बाढ़ की स्थिति पर बात की और राज्य को हर तरह की मदद पहुंचाने का पूरा आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। गौरतलब है कि चक्रवाती तूफान फेंगल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी तबाही मचाई है और इसके प्रभाव से पिछले 2-3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हुई है। और वाकई में इसका असर इतना ज़्यादा था, आपको याद होगा कि चेन्नई में किस तरीके से जो हवाई जहाज था वो लैंड भी नहीं कर पा रहा था। तो आप समझ रहे हैं इसका असर इतना ज़बरदस्त था। हालांकि फेंगल से तमिलनाडु में तबाही हुई है। पीएम ने सीएम को आश्वासन दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि जो भी नुकसान हुआ है जिस तरीके से जो भी सेंट्रल की ओर से मदद होगी वो आपको मुहैया हम जरूर कराएंगे। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा देते हैं। बांग्लादेश में संत चिन्मय दास के वकील पर हमला हुआ है और बांग्लादेश में इस्कॉन का प्रमुख चेहरा रहे हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो फिलहाल देखिए बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, जो कि साफ तौर पे आपको बता दें कि इस वक्त चिन्मय दास और इस्कॉन का प्रमुख चेहरा रहे हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। दरअसल चिन्मय कृष्णदास प्रभु की जमानत पर सुनवाई के लिए कल चटगांव कोर्ट में कोई भी वकील पेश नहीं हो सका। इधर सरकारी वकील ने जमानत पर सुनवाई के लिए और वक्त की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने जमानत पर अगली सुनवाई की तारीख 2 जनवरी तय की, यानी कि चिन्मय कृष्णदास फिलहाल करीब 1 महीने तक ही जेल में रहेंगे। इसके पहले इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमण दास ने दावा किया था कि चिन्मय दास का केस लड़ने वाले वकील रमन रॉय पर पूरी तरीके से हमला किया गया और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। चिन्मय कृष्णदास को 25 नवंबर को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल, देखिए और नवभारत टाइम्स ने इस खबर को तरजीह दी है। आपको खबर बताते डिटेल में। इस्कॉन ने कहा है कि बांग्लादेश में गिरफ्तार संत चिन्मय दास के केस की पैरवी करने वाले वकील रमन रॉय पर हमला किया गया। उनकी हालत काफी गंभीर है और वो आईसीयू में है और ये दावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने सोमवार को किया और दास के अनुसार कट्टरपंथियों ने रॉय के घर में घुसकर तोड़फोड़ किया और उन पर हमला कर दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए अभी स्थितियां बहुत खराब हैं। हालांकि इस मामले को लेकर क्या आगे संज्ञान लिया जाएगा देखने वाली बात होगी। इसी के साथ सुर्खी अखबार की मैं आज के लिए बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।